खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, स्वागत है आपका बिग फाइट लाइव में। आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा। प्रवासी मजदूर क्या है? प्रवासी मजदूर इंसान नहीं, एक तस्वीर है। कहीं ये तस्वीर बेबसी की है तो कहीं तस्वीर मजबूरी की, कहीं ये तस्वीर भूखे पेट की है तो कहीं मेहनत कशी की, कहीं ये तस्वीर बेकारी की तो तस्वीर बेगारी की भी। लेकिन यही मजदूर देश प्रदेश की तस्वीर में खुशहाली के रंग भरता है। ये मजदूर ही वो पटरी है जिस पर विकास की रेल सरपट दौड़ती है। पलायन मजदूर की हमेशा मजबूरी रही है। अपने गांव को छोड़कर शहर आना भी इनकी मजबूरी थी और शहर छोड़कर जाना भी इनकी मजबूरी। बस अंतर इतना ही है कि भूख से मौत का खौफ इन्हें शहर लाया था और कोरोना से मौत का खौफ इन्हें फिर घर ले जा रहा है। लेकिन सवाल तो ये उठता है कि जब एक बार फिर से जिंदगी पटरी पर लौटने लगी है तो फिर ये पलायन क्यों जारी है? जहां काम नहीं मिलने से वो शहर आए थे, क्या वहां रोजगार मिल जाएगा? क्या उनके अपने उनको अपनाएंगे? वहीं दूसरी ओर फैक्ट्री वाले मजदूर कहां से लाएंगे? काम को बखूबी अंजाम देने वाले हुनरमंद कहां से लाएंगे? कामगारों के बिना कल कारखाने कैसे गुलजार होंगे? और सबसे बड़ा सवाल कि आखिर जिनको सालों मेहनत कर काम के लिए तैयार किया था अब वो पलायन कर रहे हैं, तो कब और कैसे रुकेगा मजदूरों का ये महापलायन? राही मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी है। राही मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी है। सुख है एक छाँव ढलती आती है जाती है, दुख तो अपना साथी है। राही मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी है। लौटने लगी पटरी पर फिर से जिंदगी तो फिर मेहनत कश पलायन को क्यों है मजबूर? अपनों के पास हैं लेकिन रोजी से दूर। चौराहे पर कामगार, दुविधा में मजदूर। दुविधा में केवल मजदूर नहीं बल्कि उद्योगपति भी हैं जिनके सामने ये संकट खड़ा है कि कारखाने के ताले तो खुल गए हैं लेकिन उत्पादन कैसे शुरू होगा? और अपने घर लौट रहे मजदूर के सामने रोजी रोटी का संकट है। आज कहां खड़ा है मजदूर? बिग फाइट में बहस आज इसी अहम मुद्दे पर और हमारे साथ बेहद खास मेहमान मौजूद है। चलिए उनसे रूबरू करा देते हैं आपको। हमारे साथ है कांग्रेस विधायक रफीक खान जी, बीजेपी विधायक सुमित गोदारा जी हमारे साथ हैं, उद्योगपति सुभद्र पापड़ीवाल जी हैं और साथ ही पूर्व आरएएस सुरेश सिंधी जी भी हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है बिग फाइट लाइव में। इससे पहले कि हम चर्चा की शुरुआत करें, फर्स्ट इंडिया कुछ अहम सवाल उठा रहा है कि क्या महामारी से महापलायन भारी है? कब और कैसे आखिर रुकेगा मजदूरों का ये महापलायन? ये बेहद अहम सवाल। पटरी पर लौट रही है जिंदगी तो फिर पलायन क्यों? जहां से काम की तलाश में आए थे क्या वहां काम मिलेगा? अब ये बड़ा संकट मजदूरों के सामने जरूर यहां खड़ा हुआ है। और ये एक और अहम सवाल हमारा, जहां जा रहे हैं क्या वहां कोरोना का खतरा नहीं है? क्या अपने शहर में फिर से नहीं होगा रोजी का संकट? क्या मजदूर फिर से मजबूर नहीं हो जाएगा? कोरोना से बच भी गए तो भूख से कैसे बच पाएंगे? अहम सवाल। उद्योग धंधे वाले आखिर कहां से लाएंगे कुशल मजदूर? काम को बखूबी अंजाम देने वाले हुनरमंद कहां से लाएंगे ये उद्योगपति? कामगारों के बिना कल कारखाने कैसे गुलजार होंगे? बेहद कुछ अहम सवाल फर्स्ट इंडिया के और हम इसी पर चर्चा भी करेंगे। चलिए हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। विधायक रफीक खान जी का रुख करते हैं। रफीक खान जी, पलायन लगातार हो रहा था, कोशिशें पहले इस चीज को लेकर जारी था कैसे इन्हें इनके घर पहुंचाया जाए जब पैदल ही मजदूर निकल गए, लेकिन अब तो रफीक जी अब तो सब वापस ट्रैक पर आ रहा है। बहुत ज्यादा रियायतें दी गई हैं, कल कारखाने खुल गए हैं, उद्योगों को यहाँ परमिशन मिल चुकी, सब कुछ है, फिर ये पलायन के क्यों नहीं रोका जा रहा है? जी देखिए, रियायतों के नाम पे केंद्र सरकार द्वारा खाली एक धोखा दिया गया है। इंडस्ट्री को कोई ऐसी रियायत नहीं दी गई जिससे उनको ये कंफर्टेबल फीलिंग आए कि उनकी इंडस्ट्री चल सकेगी। लेकिन आज का मुद्दा आपका बहुत अहम, आज के टाइम का आपने मुद्दा उठाया और बहुत ज़रूरी सवालात आपने यहाँ पेश किए कि महापलायन कैसे रुकेगा और क्या तरीके अपनाए जाएं कि मजदूर सकुशल अपने घर पहुँचे। हमने, राजस्थान सरकार ने, आप सबको ध्यान है, हमने पूरे प्रयत्न किए राजस्थान के अंदर
आपको मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं जी। अब तक 18 ट्रेन हम हायर करके रेल मंत्रालय से और डिफरेंट डेस्टिनेशन पे भेज चुके हैं। और मजदूरों को, जैसी कि हमारी अध्यक्षा सोनिया गांधी जी और हमारे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी की मंशा थी कि मजदूर अगर अपने घर जाना चाहता है तो उसको पीड़ा का सामना नहीं करना पड़े, उसको सड़कों पे नहीं घूमना पड़े, उसको भूख से न मरे, वो पुलिस के डर से न मरे, वो भय से न मर जाए, ऐसे माहौल पूरे देश में पैनिक कर दिया। तो इस सब को एक सुविधाजनक माहौल बनाने के लिए हम 18 ट्रेन केंद्र सरकार से रिक्वेस्ट की, लेकिन वो नहीं माने। हमने अपने पैसों से 18 ट्रेन का भाड़ा देके डिफरेंट डेस्टिनेशन पे ट्रेनें भिजवाई। एक ट्रेन में करीब 1400 मजदूर जाते हैं। ठीक है, अच्छा, लेकिन इसी पर एक सवाल है रफीक जी, हाँ, इसी पे आपने अपनी बात रखी। चलिए ठीक है, ये फिगर आपने रखे, लेकिन एक अहम बात है, जब शुरुआती दौर पर जाना चाह रहे थे तब परमिशन नहीं थी, तब किसी तरह से वो यहाँ रह रहे थे, वो पैदल निकल जाते हैं, फिर इसके बाद अरेंजमेंट कराए जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ लॉकडाउन 4 रियायतों के साथ खुला है, उद्योगों को परमिशन पहले दी गई है, बहुत सारी चीजें खुल गई हैं। अब इनका पलायन रोकने के लिए क्या किया जा रहा है? क्या ये कोशिश कुछ सरकार की तरफ से की जा रही है कि वो यहाँ रहे, काम कर सके, वापस दो वक्त की रोटी कमा सके, रोजी रोटी चल सके? क्योंकि घर जाकर भी कुछ ऐसा होना नहीं है। अच्छा सवाल है। हिंदुस्तान का मजदूर नहीं है जी। वो भारत की लाइफलाइन है, हमारी इकोनॉमी की लाइफलाइन हमारा मजदूर है, हमारा काम करने वाला कारीगर है, हमारा हर क्षेत्र में एक्सपर्ट जितने भी आदमी हमारे काम कर रहे हैं, वो हिंदुस्तान की इकोनॉमी की लाइफलाइन है। अगर वो काम करना बंद कर देते हैं या वो चले जाते हैं या उनका पलायन हो जाता है तो आप ये यकीन मानिए कि इकोनॉमी पे एक बहुत बुरा प्रभाव पड़ने वाला है। पड़ रहा है। प्रोडक्शन डाउन हो जाएंगी, हमारी इकोनॉमी डाउन हो जाएगी और हम बहुत बड़े तबके को बेरोजगार कर देंगे। अब इसका एक रीजन मैं आपको बता दूं कि इनसिक्योरिटी क्यों पैदा हुई। आप लॉकडाउन करते हो, ऐसा क्या मामला है, क्या सस्पेंस क्रिएट करना चाहते हो कि आप सेकेंड लॉकडाउन के खत्म होने के दिन ही आप प्रेजेंट होते हो और फिर आप एक अभिभाषण देते हो, भाषण देते हो और कहते हो कि इतनी तारीख को इतनी बजे से इतने दिन तक एक्सटेंड किया जाएगा। लोग बागों ने ट्रेनों की टिकट बुक करा रखी है, मजदूरों ने अपनी प्लानिंग बना रखी है, जाने की प्लानिंग बना रखी है, आने की प्लानिंग, एक भय और इनसिक्योरिटी का माहौल देश में पैदा कर दिया। ठीक है, क्योंकि सुमित गुदारा जी बीजेपी विधायक भी हमारे साथ हैं, रफीक जी उनका रुख कर लेते और आप ही के इसी सवाल पर जवाब करते हैं। बिल्कुल, सुमित गुदारा जी, आपने सुना रफीक खान जी ने क्या कहा। एक तो रियायतों के नाम पर कुछ नहीं है और यही वजह है कि यही वजह कि महापलायन भी हो रहा है। इन्हें रोकने के लिए कुछ ऐसा केंद्र की तरफ से नहीं किया जा रहा है, जो किया राज्य सरकार ने किया, क्या किया वो उन्होंने बताया। अब इस पर आप अपनी बात रखिए सुमित जी। मैं श्वेता जी रफीक भाई को कहूंगा कि कभी राजनीति से ऊपर भी सोचे हैं, हर बार राजनीति पे ही नहीं सोचे हैं आप। ये जो अभी मजदूरों का पलायन चल रहा है, ये भी एक साइकोलॉजिकल है। वो आज लगभग व्यक्ति 65 दिन तक घर पे रहा, 60 दिन 65 दिन, तो उसका मन करता है मैं अपने घर की तरफ जाऊं, उसका परिवार याद आ रहा है। ये साइकोलॉजिकल है मोर उसको रहना कि मेरे को एक बार घर जाना है। और मैं श्वेता जी इस बात पर भी प्रकाश डालना चाहूंगा कि कुछ दिन पूर्व जो यहाँ से गए लोग, वो वापिस बिहार यूपी से आ रहे हैं, वो वापिस आना चाह रहे हैं कि अब काम धंधा एक बार घर जाया है, घर वालों से मिलिए, वापिस आना चाह रहे हैं। वो एक बार उनका मन है कि हम एक बार घर जाके आए। और ये बात सही है, होता है, जो भी आदमी जाता है परिवार से दूर है उसका मन करता है। पर अब श्रमिकों को ट्रेनें शुरू करी सरकार ने, लगातार चल रही है, आगमन शुरू किया। पर रफीक भाई, देश के लिए नहीं, लॉकडाउन पूरे विश्व में किया गया। थोड़ा ये भी ज्ञान बढ़ा लीजिए, राजनीति से ऊपर सोचिए, देश का सोचिए, सिर्फ पार्टी का ना सोचिए। और यदि आप इतना सोच रहे हो तो आप ये बात राजस्थान में 15 दिन से राजस्थान में किया गया, बिना रोजगार के बैठे मुख्यमंत्री ने कल किया, मुख्यमंत्री, लेकिन इसमें कोई सस्पेंस क्रिएट करने की जरूरत नहीं होती है। लॉकडाउन किया तो आपने रफीक जी सुमित गुदारा जी, देखिए एक बात समझिए सर, देखिए आप दोनों से रिक्वेस्ट, एक बात समझिए, किसने क्या किया, किसने पहले किया, किसने बाद में किया, किसके क्रेडिट है, किसके डिसीजन बेहतर है, हम इस पर नहीं जा रहे सर। मुद्दा आप भी समझ चुके हैं, हम मजदूरों को लेकर बात कर रहे हैं। बिल्कुल, वापस आपके पास लौटेंगे, हमारे साथ दूसरे मेहमान भी है, सुभद्र पापड़ीवाल जी का रुख करते हैं। सुभद्र जी, उद्योगपति हैं आप और सबसे ज्यादा समझ सकते हैं मजदूरों की कितनी इंपॉर्टेंस है, वो उद्योगपति समझ सकते हैं।
अभी जैसे स्थिति है, जब सब कुछ खुल रहा है, परमिशन सब कुछ उद्योगों को मिल चुकी है, लेकिन मजदूर नहीं है, अब इनके पलायन को रोकने के लिए भी कुछ किया जाना चाहिए, वो मजबूरी खत्म कर देनी चाहिए जिस वजह से ये जा रहे हैं, या फिर जिस तरह से दोनों तरह से रिएक्शन है रफीक जी और सुमित जी का, उस पर आप क्या कहेंगे? क्या वाकई आप उससे इत्तेफाक रखेंगे या आपको लगता है कि ये सिर्फ राजनीतिक बातें हैं? निश्चित रूप से इत्तेफाक करने का कोई विषय बहरहाल बनता नहीं है जी। जब लॉकडाउन हुआ था तब देश की और राज्य की सरकार चाहती थी कि हम यानी उद्योगपति अपने श्रमिकों का पूरा ख्याल करें, उनको तनख्वाह भी दें, उनको खाना भी दें, उनकी सुरक्षा के पूरे इंतजाम ठीक से करें। लगभग 27 तारीख यानी 27 मार्च 24 मार्च के बाद तीसरे रोज पूरे राजस्थान की बात कर रहा हूँ मैं, पूरे देश की बात करने का कोई मौका नहीं है जी। लेकिन लगभग पूरे राजस्थान के लगभग सभी औद्योगिक इकाइयों ने, सभी औद्योगिक संगठनों ने अपने अपने स्तर पर किचन्स चालू कर दिए थे और प्रशासन की बाद में इच्छा भी थी 28 या 29 तारीख के बाद में कि अपने औद्योगिक श्रमिकों के अलावा भी जो आसपास की बस्तियां जहां पर असंगठित श्रमिक हैं उनका भी आप ख्याल कीजिए, उनके लिए भी भोजन व्यवस्था कीजिए, जो 100% ऑर्गेनाइजेशंस ने मिलकर के की। उनको तनख्वाहें भी दी गई और उनको भोजन भी दिया गया। और ठीक उसी समय पर रफीक जी की बात से मैं इत्तेफाक करता हूं कि जो श्रमिक हैं वो हमारे लिए सब कुछ नहीं है, बल्कि हमारी काइनेटिक फोर्स है, काइनेटिक एनर्जी है वो हमारी जो भी एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी के रूप में अगर कन्वर्ट होती है तो वहीं से होती है, तो उसके अलावा कुछ। लेकिन लाइफलाइन है हमारी। लेकिन 28 तारीख से मात्र 4 दिन बाद, मैं संगठनों का नाम नहीं लूंगा, आप लोग न्यूज मीडिया के लोग हैं, आपको सब मालूम है, 28 तारीख से कुछ संगठन ऐसे भी थे जो कि किसी भी कीमत पे मजदूरों को भगाना चाहते थे। यहाँ पर उनके बीच में अफरा तफरी का माहौल बना। और आपने मेरे से आखिरी प्रश्न जो पूछा वो ये था कि ये बहस राजनीति है, तो मैं निश्चित तौर पे कहूंगा कि आज श्रमिकों के नाम पर, पलायन के नाम पर मजेदार वाली राजनीति हो रही है, श्रमिक के साथ भी और उद्यमी के साथ भी। हर आदमी किसी राज्य को नीचा दिखाना चाह रहा है, किसी देश को नीचा दिखाना चाह रहा है, किसी नेता को, किसी पार्टी को। यहाँ किसी को नहीं पड़ी है कि मजदूरों के पलायन को रोकने के बारे में एक शब्द भी कहे। उनसे ये तो पूछे जा करके कि भाई तू जा क्यों रहा है, तेरी फैक्ट्रियां चालू हो चुकी हैं, तेरे को रोजगार के जो भी अवसर कल तक थे वो सारे के सारे सुलभ हैं, तेरे भोजन पानी का इंतजाम राज्य और केंद्र मिलकर के कर रहे हैं। सब लोग आंसू तो बहा रहे हैं। रफीक भाई एक मिनट प्लीज 1 मिनट। आंसू सब बहा रहे हैं, लेकिन रफीक भाई आपकी भी फैक्ट्री मेरी इंडस्ट्रियल एरिया में चलती है बहुत बड़ी, और आप गारमेंट इंडस्ट्री चलाते हो, आपके तो मेरे से ज्यादा लेबर रहती है। आपको पता है कि आपकी लेबर लौट के अगर नहीं आई तो क्या होगा। और यही बात मैं बीजेपी के विधायक मोदक से पूछ रहा हूँ कि अगर लेबर अगर फैक्ट्री में नहीं लौटी, आप बढ़ो उनको भगाने में ही लगे रहे कि तू चल मेरी गोदी में बैठ के, नहीं तू चल मेरी गोदी में बैठ के, क्या कर रहे हैं आप? कबड्डी खेल रहे हैं, तमाशा बना रखा। देखिए ईमानदारी से राजनीति कर रहे हैं आप, और राजनीति मुझे भी करनी आती है, इसलिए समझ में भी आती है, बहुत अच्छे समझ में आ रही है कि राजनीति कर रहे हैं। और आप तो अब तो आम जनता इतनी ज्यादा वेल कनेक्टेड है नेट के थ्रू कि उसको सारी सच्चाइयां पता चल रही है। ये सब काल के गर्भ में की गेम किसने खेला, 3 महीने 6 महीने 8 महीने की केवल मियाद बाकी है, 7-8 महीने में सबको सामने आ जाएगा। मैं जवाब दूं, राजनीति सभी खेल रहे हैं रफीक भाई, ठीक है, लेकिन बिल्कुल आप इसमें जवाब दीजिएगा। एक मिनट रफीक जी, हम सुरेश जी का भी रुख कर लेते हैं। सुरेश सिंधी जी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। राजनीति नहीं है, सुरेश जी, रफीक जी आपके पास लौटेंगे सर। सुरेश सिंधी जी आपसे सवाल है सर, कैसे इस महापलायन को रोका जाए? राजनीतिक तौर पर अलग बयान होते हैं, जमीनी स्तर पर तस्वीर कुछ और अलग ही नजर आती है, कैसे इन्हें रोका जाएगा? क्योंकि ये वापस नहीं लौटे, ट्रैक पे कुछ नहीं आ पाएगा, भले ही कितना ही हम सब लॉक ओपन करके रखते हैं। जी श्वेता जी, आज ही मैंने पढ़ा है जी, केरल का एक आर्टिकल पढ़ा है कि केरल सरकार ने मैनेजमेंट ऐसा किया ग्राम पंचायत लेवल पर कि वहां से 1% लोग भी माइग्रेट नहीं हुए हैं। केरल की सरकार और ग्राम पंचायतें जो है, केरल की पंचायती राज सिस्टम देश का सर्वश्रेष्ठ पंचायती राज सिस्टम है, वहाँ बहुत ही व्यवस्थित हैं, और वहाँ जो सरपंच है ग्राम पंचायत का जी, उन्हें बहुत सारे अधिकार दिए हुए हैं और वो लोकल लेवल पर सारे काम करते हैं। वहाँ उन लोगों ने मजदूरों को मेहमानों की तरह रखा, अपने परिवार के सदस्य की तरह रखा, और उन्हें किसी चीज़ की कमी आने नहीं दी, और इसलिए वहाँ 1% लोगों ने भी पलायन नहीं किया। बाकी सब जगह कुछ गंभीरता ऐसी रही, समस्या ऐसी विचित्र रही कि पहले कभी इस तरह का कोई अनुभव नहीं था, और अति गंभीर बीमारी होने के कारण और फैलने से ज़्यादा प्रसार होने के कारण सुरक्षा की दृष्टि से सरकारों ने
अचानक लॉकडाउन किया। यदि लॉकडाउन के समय भी 7 दिन का समय दे दिया जाता कहीं इधर उधर सेटल होने का, तो इतना नहीं होता। लेकिन अब मुझे लगता है कि सारी रेल और बस और सारे सिस्टम हो गए हैं और काफ़ी रियायतें भी दे दी गई हैं, तो मुझे लगता है अब थोड़े दिनों में ये सेटल हो जाएगा। और दूसरा मुझे महाराष्ट्र का अनुभव है कि वहाँ की जो लेबर है वो नॉर्मली बरसात के दिनों में 3 महीने के लिए अपने अपने इलाके में चले जाते हैं। हर मजदूर की थोड़ी बहुत खेती होती है, वो उसको संभालने चले जाते हैं। तो अब थोड़े दिनों में ये मामला जब सेटल हो जाएगा और जो सरकार अब सुविधाएं दे रही है और खाद्य विभाग ने भी। चलिए सुरेश जी, देखिए ये अलग अलग राज्यों की स्थिति आपने बताई, बिल्कुल ठीक है। और ये कहीं ना कहीं मैसेज देता है कि मजबूरी थी इसलिए मजदूर गया। अगर वो यहाँ पर रहता, उसको 2 वक्त की रोटी ही चाहिए थी और कुछ नहीं, अगर परेशानी नहीं होती तो वो पलायन नहीं करता। ये दूसरी बात आ जाती है कि जब कोई काम नहीं है, खाने को मिल नहीं रहा है, तो बेहतर है हम अपने घर चले जाएं, कम से कम सुरक्षित रहेंगे। मानसिकता ये हो सकती है। रफीक खान जी, अब सवाल यही है सर बार बार कि इनका महापलायन रुकेगा कैसे? पलायन तो हो रहा है और जो राजनीतिक तौर पर युद्ध भी हो रहा है वो भी इन्हें भेजने को लेकर ही हो रहा है। जी रफीक जी, मैं बताता हूँ मैं सुबुद्र जी की बात का भी जवाब देता हूँ। अभी जो सज्जन बोल रहे थे, मैं उनकी बात से भी इत्तेफाक करता हूँ कि मजदूरों को अगर एक लॉकडाउन लागू करने से पहले 5-7 दिन का समय दिया जाता तो स्थिति थोड़ी बेटर होती। बहरहाल एक इशू तो ये है कि पलायन कैसे रोका जाए। एक इशू जैसा गोदारा जी ने कहा कि लोग बागों में इनसिक्योरिटी हो गई, वो अपने घर जाना चाहते हैं, उनको घर कैसे पहुंचाया जाए। इसमें कोई राजनीति नहीं है, कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं है, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूं कि हम स्टेट गवर्नमेंट के पास कोई बहुत बड़ा फंड नहीं होता, बहुत बड़ा बजट नहीं होता। हम अपने पास से ट्रेन के लिए पैसे दे रहे हैं, मतलब इनको ये तो चाहिए एटलीस्ट मदद करे, इसमें राजनीति नहीं करे। केंद्र सरकार से यह आग्रह करे कि जो मजदूरों को ट्रेनें लेके जा रही है उनका पैसा तो माफ कर दे, उसका पैसा तो स्टेट गवर्नमेंट को नहीं देना पड़े, हम दे रहे हैं। जो उनको ले जा रहे हैं उनको व्हीकल प्रोवाइड करा रहे हैं। हमने 500 बसें आज जयपुर में लगा रखी है और पूरे जयपुर से अभी तक हम 50,000 आदमी के लगभग है, 19 लाख का लगभग राजस्थान का रजिस्ट्रेशन है। सारे लोग बाग नहीं जा रहे हैं, जो नहीं जा रहे हैं मैं सुबुद्र जी के लिए बता दूं कि आप किसी भी इंडस्ट्री को कोट करके मेरे को आप बताओगे कि इस इंडस्ट्री को ये एम्प्लॉयमेंट की जरूरत है। हमने डायरेक्टर ऑफ इंडस्ट्रीज में सुबोध अग्रवाल जी के नेतृत्व में पूरा एक डाटा बना रखा है, कौन से मजदूर हैं जिनके पास काम नहीं है और वो काम चाहते हैं, रहना चाहते हैं, जाना नहीं चाहते। हम मजदूर प्रोवाइड कराएंगे, हम इंडस्ट्री चालू करवाएंगे। मैं तो खुद जैसा ये जान रहे हैं, मैं ट्रेड और इंडस्ट्री से मेरा गहरा ताल्लुक है, तो हम इस बात को पूरा बैलेंस बनाए हुए हैं कि अगर इंडस्ट्री चालू होती है तो उसके लिए मजदूर भी अवेलेबल है, और अगर मजदूर जाना चाहता है तो उसको हम किस तरीके से कैसे साधन प्रोवाइड कराएं कि वो सकुशल चला जाए। लेकिन जाने वाले तो ज्यादा हैं सुभद्र जी, बिल्कुल, क्योंकि वक्त बहुत लिमिटेड है। रफीक जी वापस लौटेंगे। सुभद्र जी, आपने रफीक जी की बात सुनी। देखिए मैं आपको फिर से पुनः निवेदन करूंगा, ये श्वेता जी एक मिनट श्वेता जी जी एक लाइन में सर बोलिए, वक्त भी खत्म हो रहा है। हाँ जी रफीक जी, एक लाइन में आप अपनी बात कहिए, जवाब हम सुभद्र जी से ही ले रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि जितने भी पूरे हिंदुस्तान में जब बॉर्डर पे मजदूर लगे हुए दिखाई दे रहे हैं, वो राजस्थान में सड़कों पे भी नहीं दिखाई दे रहे हैं। हमने पूरी प्लानिंग करी हुई है। यहाँ कोई किसी भी तरह का, आप मेरे साथ चलो, कानोता के अंदर हमने एक बसेरा बनाया हुआ है, जहाँ अगर मजदूर अगर आ गए हैं कहीं से भी, तो उनके लिए अगर काम करने वाले आदमी है तो उनको काम के लिए। चलिए ठीक है सुभद्र जी, अब ये दिक्कत मुद्दा सब समझने के बाद भी, लेकिन ज्यादातर तो जाने वाली नजर आ रहे हैं, तस्वीरें वही दिख रही हैं। सुभद्र जी चैलेंज के लिए तैयार। चलिए ठीक है रफीक जी। भ्राताश्री, मैं फिर से कह रहा हूँ कि राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का विषय नहीं है। केंद्र ने रेल का खर्चा किया कि राज्य ने खर्चा किया, ये आप और भाजपा वाले जानो आपस में, आप लोग आपस में निपटा लेना इस फैसले को, हमें क्या मतलब उससे। ये एज एन इंडिपेंडेंट ये रिक्वेस्ट है, ये इसमें नहीं, मुझे कोई मतलब नहीं, मुझे कोई मतलब नहीं, सरोकार भी नहीं है, कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं, सरोकार है भी नहीं। सर हम तो बात कर रहे हैं पलायन को रोकने की, कैसे इन्हें रोका जाएगा बिना इनके रहते कुछ नहीं हो सकता। फंडामेंटल बात जो है वो समझने की है कि जब लॉकडाउन के दरमियान लॉकडाउन के दरमियान जब पलायन शुरू हो जाता है, तब भारत के किसी भी राज्य से या केंद्र से या किसी भी नेता से या किसी भी राजनीतिक दल के मुंह से यह नहीं निकलता है कि इन मजदूरों को क्यों जाना पड़ रहा है, इनको क्यों नहीं रोका जा रहा है। मजदूरों को लेकर के फोटोएं बेची जा रही हैं, न जाने क्या क्या काम हो रहे हैं, ये हमारे समझ में नहीं आते। ठीक है,
जब पॉइंट मेरे इसकी को आगरा रोड पॉइंट पे इसकी मेरी अगर कॉन्स्टिट्यूंसी में ये रफीक भाई अगर राज्य की रफीक भाई ब्रदर अगर rise राज्य above की from politics. मैं वहां मौजूद रफीक था, भाई खड़ा rise होकर above के। from politics. राज्य We know सरकारों ने you want to become minister, but by raising अरे this यार, issue क्या you बात won't है? become minister. अरे यार सुनिए, पॉलिटिक्स की बात अरे ही काम नहीं की हो बात रही तो है। कर लो। सुमित गुदारा जी, सुमित गुदारा जी, अभी आप कहाँ लेकर जा रहे हैं? मजदूरों की बात हो रही है। ये आप कहाँ लेकर जा रहे हैं बात, सुमित पॉलिटिक्स की जी? बात कहाँ ला रहे हो? देखिए, सुमित जी, देखिए राजनीति राजनीति को थोड़ा पीछे छोड़िए सर, पार्टी को रिप्रेजेंट आप लोग कर रहे हैं, लेकिन मुद्दे की बात कीजिए सर। पॉलिटिक्स क्यों ला रहे हो हर बार? कोई भी मत लाइए सर, क्योंकि जब बात होती है ना तो श्वेता जी, बीजेपी कांग्रेस लेकर ही आ जाती श्वेता जी, है सर। महत्वपूर्ण हम बात। दूसरी बातों को बात श्वेता करें। जी देखिए मैं आपके ठीक है। पॉइंट को साबित कर रहा हूँ। ठीक है। आपका मैं- प्रश्न नहीं, था नहीं, ये कि कह रहा हूँ। ठीक श्वेता है, जी एक भी सुमित जी, हाँ, श्वेता जी, सुमित जी एक मिनट, ठीक है, Most सुभद्र जी को question सुनिए सर, was- वापस आपके पास लौट रहे हैं। द प्रिंसिपल क्वेश्चन ऑफ दिस डिबेट इज रख रहे हैं Point- इनसे कोई सजेशन आएगा, इनसे कोई पॉजिटिव सजेशन आएगा, उस पे काम करने में मदद मिलेगी। एक मिनट, सुमित्रा एक पापड़ीवाल मिनट। जी को बोलने दीजिए, कोई पॉजिटिव सजेशन आएगा सर, मैं positive तो उस पे suggestion- काम करने में बिल्कुल सर, आसानी मैं रफीक जी, पॉजिटिव आप सुनिए सजेशन तो बोल रहा सर, हूँ। वो बोल ही रहे हैं। मैं हाँ। पॉजिटिव सजेशन बोल रहा हूँ जी। दोनों सरकारों के लिए, जो राज्य की और केंद्र जी। की। मैं दोनों के लिए निवेदन कर रहा हूँ ईमानदारी से, अनुभव के आधार पे जी। कि देखिए जब लॉकडाउन का उल्लंघन हो जाता है राज्यों में और केंद्र में, न जाने कहाँ का सभी सरकारों में होता है, उसके बाद में ना तो केंद्र ने राज्यों को नोटिस दिया कि उल्लंघन क्यों हो रहा है, और न ही राज्यों ने, देखिए कंप्लिसिट है दोनों इस केस में कंप्लिसिट है, क्योंकि मसला राजनीतिक है। अब दूसरी बात, अब भी वक्त बहुत ज्यादा नहीं गया है हाथ से। मैं सभी राज्यों की सरकारों से, केंद्र की सरकार से निवेदन करूंगा कि इन मजदूरों को वापस बुलाने के लिए राज्य अपने स्तर पे और केंद्र अपने स्तर पे इंसेंटिवाइज करे, उनको ईएसआई ईपीएफ के थ्रू जो दे सकते हैं, जो खर्चा दे सकते हैं, वापस लौटने पर बहुत आसानी से दिया जा सकता है। अगर 20 लाख करोड़ रुपए का बजट लेकर के आया है केंद्र, तो वो 21 लाख करोड़ कर दे, उसको 22 लाख कर दे, 23 लाख कर दे, लेकिन वो पैसा मजदूरों के जेब में जाकर हम नहीं मांग रहे हैं, हम उद्यमी नहीं मांग रहे हैं सर, हम तो देश के हित में बात कर रहे हैं। सही लफ्ज यूज कर लिया सुभद्र जी, ये बजट लेके आए हैं, कोई राहत पैकेज नहीं लाए वो हैं। चलिए, राजनीतिक सुमित बात जी आप को- करें, ये ठीक है। राहत देखो पैकेज नहीं राजनीतिक है, ये मसला बजट- नहीं चलिए है। ठीक है सुमित गुदारा जी, राजनीतिक मसला नहीं है। सर क्योंकि वक्त खत्म हो रहा है, राजनीतिक सुमित गुदारा जी, श्वेता जी, देखिए केंद्र सही सरकार बात पर भी यूज कर सवाल, दिया। बजट पर भी सवाल, मदद कुछ हो नहीं पा रही है, यहाँ विपक्ष पे उतना ज्यादा श्वेता मुखर जी, नहीं मैं लग रहा है। कहूंगा- जी सुमित जी, नहीं, आप सब छोड़िए, मैं आपसे पापड़ीवाल जी की इस बात से agree ठीक करता है, हूं। रफीक जी सर, बात भी सुनिए सुमित जी, सुमित जी, आज ही बीकानेर से लोग गए हैं, मैं सूरत की तरफ जाने लगे बात से हैं। agree करता और रफीक भाई, अरे रफीक भाई सुन लो बात, रफीक भाई सुन लो, आप बात सुनो, रफीक भाई बोल रहे हो, हम फिर सुनते हैं ना, बैठे हुआ। हमारी भी तो सुनो आप। मैं ये कह रहा हूं कि श्वेता जी। जी, व्यापार शुरू है, बाजार खुले, लेबर्स का हौसला बढ़े, मजदूरों का हौसला बढ़े। आज ही मैं कहूंगा बीकानेर से, मेरे लूणकंसर क्षेत्र से 150 लोग गए हैं गुजरात की तरफ, वो कह रहे हैं सूरत में मार्केट खुला है। तो जब बाजार खुल रहा है तो लोगों का हौसला बढ़ रहा है, और जो लेबर थोड़ी घबरा गई थी वो अपने गांव में गई, वापस हौसला, अपने को हौसला बढ़ाना है, अपने को देश को, इकोनॉमी को आगे लेके जाना है। ठीक है सर, ये हम और आप यहाँ बैठ के बात कर सकते हैं सर। जिस दर्द को झेलते हुए, जिस परेशानी में वो गए हैं, इतना आसान नहीं है कि वो वापस लौट आएंगे, बुलाने का इतना रूट प्लान आसान पूछ नहीं लीजिए है, ना, वापस और कोई बुलाने प्लान का भी तो नहीं है सर, यही तो पूछ रहे हैं हम। सवाल यही है कि महापलायन को रोकने का क्या वापस प्लान बुलाने है, का रूट प्लान बता दीजिए, क्या जनता क्या सुन प्लान रही है, वो जरा बता दीजिए, किसी भी केंद्र सरकार हो सभी या मिलके राज्य बता सरकार दो, के आप पास सभी हो। मिलके बता दो सर, ठीक राज्य और है। केंद्र मिलके बता दो, रूट प्लान बता दो वापस आने मैं का। श्वेता जी एक बात बताओ, जी। श्रमिक ट्रेनें चल रही है, एक श्रमिक ट्रेनें चल रही है, जा जो रही है, गए ले जा रही है वापस वो, भी आ ले रहे जा हैं। रही है वो। बाहर से प्लेन्स भी शुरू कर रहे हैं, ले जा रहे हैं देखिए वो, सर, सर। यही बात, देखिए प्लेन, बस तो ये होगा, प्लेन से तो मजदूर नहीं, आने से रहा आ भी रही है, सर, सर, ले जा प्लेन रहे से तो हैं। मजदूर आने से रहा, ट्रेन चल रही है तो सब राज्यों में जो फंसे वो अपने अपने राज्य अपने घर वापस जा रहे हैं सर। रोकने की बात हो रही है सर यहाँ पर, ये रुकेगा नहीं, ये रुकेगा नहीं, मजबूरी में मजदूर गया है, ये इतनी जल्दी वापस आएगा नहीं। रोकने का शर्म की बात है। श्वेता जी चलिए अब इंतजार करते हैं, इसके इसे लेकर भी क्या कोई रोड मैप आता है, कोई प्लान आता है कि कैसे इसे रोका जाए, तभी उद्योग ट्रैक पर आएंगे, वरना उद्योगों को खोल देने से बस से कुछ नहीं होगा। वक्त खत्म हो चुका है सर, बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो उद्योग खुल गए हैं, उद्योगपति भी परेशान है, मजदूरी बस परेशान नहीं है, लेकिन मजदूरों की मजबूरी थी इसलिए वो गए हैं और जाने के लिए लगातार परेशान हो रहे हैं। सवाल ये उठता है कि उनको भेजने के लिए जिस तरह से राजनीति हो रही है, बयानबाजी हो रही है, कोशिशें भी की जा रही है, उससे बेहतर है कि उनके रोकने के इंतजाम हो, व्यवस्था वो कर दी जाए। जब सब चीजें खुली रहे तो जब बिना मजदूर के कुछ भी होने वाला नहीं है। अर्थव्यवस्था की बात की जाती है, बिना ट्रैक पर नहीं आएगा जब तक मजदूर नहीं होंगे, और उनके लिए ही सोचने की जरूरत है, इस महापलायन को रोकने की जरूरत है, तभी कुछ आगे हम कह सकते हैं कि भविष्य में बेहतर होगा। हम इस कोविड-19 के दौरान जो लॉकडाउन हुए हैं उससे निकल पाएंगे, वरना इस तरह से लॉकडाउन रहेगा भी, खुलेगा भी, रियायतें भी मिलेंगी, लेकिन कुछ नहीं होने वाला जब तक ये मजदूर वापस लौट कर नहीं आता है। और ये तभी आएगा जब इसके लिए सुविधाएं होंगी, व्यवस्थाएं होंगी, काम होगा।
और इंतजार करते हैं क्या इसे लेकर रोड मैप बनता है। चलिए इसी के साथ बिग फाइट लाइव में आज के लिए बस इतना है। नमस्कार।